Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2020 में आई हुई हॉरर थ्रिलर मूवी द एम्प्टी मैन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 77% फ्रेश है। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। ये काफी अच्छी मूवी है और इसकी एक अलग टाइप की ही कल्ट फॉलोइंग है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अपने साथ कोई स्नैक रख लीजिए। इस मूवी में एक यंग सी बच्ची मिस्टीरियसली डिसअपियर हो जाती है, तो एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के प्रोसेस में उसको ऐसी चीजें पता चलती हैं एक डेंजरस कल्ट के बारे में जो डीमन को समन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको साल 1995 का दिखाया जाता है, जहाँ पे चार दोस्त जाते हैं हाइक करने के लिए एक फ्रॉस्टी से माउंटेन्स में जो भूटान में है। उनको एक ट्रक मिलता है जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स जा रहे होते हैं, जिससे मालूम चलता है कि वहाँ पास में ही कोई मोनास्ट्री भी होनी चाहिए। वो लोग आगे जाते हैं और उनको वहाँ पे एक ब्रिज मिलता है जो वायर मेश से बना हुआ है, और वो लोग नर्वस तो होते हैं मगर एक्साइटेड भी होते हैं और उसको क्रॉस करते हैं। जब वो लोग ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं तो उनके सामने एक ब्रेथ टेकिंग सीनरी होती है। यहाँ पे हमको डे 1 की शुरुआत का दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि आगे चल के हो सकता है मौसम खराब हो जाए, तो ग्रेग यहाँ पे सबको बोलता है कि उनको वापस नीचे जाना चाहिए, मगर यहाँ पे पॉल उसको इंटरप्ट कर देता है और चुप कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि उसने कुछ सुना है। मगर यहाँ अजीब बात ये होती है कि ऐसा देख के लग रहा है कि पॉल को छोड़ के और किसी ने वो आवाज नहीं सुनी। वो जाने लगता है उसी आवाज के तरफ जब तक वो एक गैप के अंदर गिर नहीं जाता। ये देख के उसके सारे दोस्त एकदम पैनिक में आ जाते हैं और उसको बाहर निकालने का सोचते हैं। ग्रेग को उस गैप के नीचे जाने का डिसाइड करता है और वो नीचे जाते हुए पॉल को आवाज देता रहता है। वो उसकी आवाज पे रिस्पॉन्स तो नहीं देता है, मगर ग्रेग को वो फाइनली मिल जाता है जो बैठा हुआ है मोशनलेस। अभी भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है और वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, जहाँ उसको एक बड़ा सा परफेक्टली प्रिजर्व्ड स्केलेटन जैसा कुछ दिखता है वॉल पे। वो उसको ज्यादा पास से देखता है और उसको मालूम चलता है कि वो जो बोन्स हैं वो ह्यूमंस जैसे नहीं दिख रहे। कुछ सेकंड्स यहाँ गुजरते हैं और ग्रेग अपना फ्लैशलाइट पॉइंट आउट करता है वापस पॉल पे, जो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है और वो स्कल की तरफ शांत बैठ के स्टेयर कर रहा होता है, जो यहाँ पे बड़बड़ा रहा होता है कि अगर ग्रेग ने उसको टच किया तो वो मर जाएगा। ग्रेग यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए हेजिटेट करता है, मगर इवेंचुअली जाके अपने दोस्त के शोल्डर पे टैप करता है। पॉल यहाँ पे अपनी आंखें बंद करता है और उसको देख के लगता है कि जैसे उसने अपने सारे होप्स को छोड़ दिया है। अचानक से पॉल एकदम रोने लगता है और हवा के लिए गैस्प करने लगता है, जिसके बाद ग्रेग उसको काम डाउन करता है पहले, बट यहाँ पे उसको लग रहा होता है कि पॉल उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो वो और ज्यादा असिस्टेंट हो जाता है और जबरदस्ती उसको बाहर की तरफ लेके जाने लगता है। यहाँ पे हमको देख के लग रहा है कि इन दोनों लोगों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो कि जिस भी चीज से पॉल को डर लग रहा था वो नहीं चाहता था कि ग्रेग उस चीज का पार्ट बने। उसने यहाँ पे उसको पहले फर्मली वॉर्न करा था, मगर ग्रेग ने उस चीज को नहीं सुना था और देख के लग रहा है वो जो चीज है वो थोड़ी सी बुरी ओमेन है, क्योंकि पॉल का जो एक्सप्रेशन है वो एकदम से बदल गया होता है। मगर यहाँ पे ग्रेग के लिए पॉल को बचाना एक प्रायोरिटी थी। वो काफी ज्यादा लेवल हेडेड और रैशनल एक्ट कर रहा था सिचुएशन को लेके, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ पे पॉल उसको बोल रहा है वो चीजें उसको उस टाइम पे कुछ मीनिंग नहीं रख रही होंगी। बाहर पे हमको मालूम चलता है कि मौसम खराब हो रहा है और यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम रूथी है, उसको एक छोटा सा पुराना घर मिलता है पास में। वो लोग जाते हैं अंदर और पॉल को सेटल करते हैं, जिसके बाद उसको इंसेक्ट बाइट या फिजिकल इंजरी के लिए चेक करने लगते हैं। रूथी यहाँ पे रियलाइज करती है कि पॉल ने कुछ अपने हाथ में जकड़ा हुआ है और वो उसको निकाल के बिना सोचे समझे फेंक देती है। यहाँ पे ग्रेग रूथी को बोलता है कि हो सकता है पॉल किसी तरह के शॉक में हो। वो उसके बॉडी पार्ट्स को एकदम झटके से हिलाने लगता है, ये सोच के कि शायद वो इस चीज का रिस्पॉन्स दे, और आगे चल के उसको पॉल के रिस्ट पे कुछ स्कार्स के मार्क्स मिलते हैं। वो रूथी से यहाँ पे पूछता है कि आजकल पॉल कैसा है, जिसमें वो बताती है कि वो ठीक है, जिसके बाद वो विम्पर करने लगती है। तभी हम दूसरे रूम में देख पाते हैं कि फियोना और ग्रेग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं सोचने का कि क्या हुआ होगा जिस वजह से पॉल ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो उसको कोई इंजरी नहीं है उसके सर पे, तो उन्हें स्कैन कराना पड़ेगा श्योर होने के लिए। ग्रेग यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता कि शायद उसका जो दोस्त है वो दिमागी हालत से ठीक नहीं है, और इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेग को ऐसा लगता है कि पॉल हो सकता है हाल फिलहाल में काफी ज्यादा अनस्टेबल हो। देखा जाए तो रूथी ने जैसे पहले रिएक्ट करा था, इससे हो सकता है कि वो नहीं चाहती कि ये लोग उस चीज का बिग डील बनाए, मगर वो जो स्कार्स हैं वो देख के फ्रेश लग रहे होते हैं और हो सकता है कि हाल फिलहाल में पॉल को कुछ हुआ हो। जहाँ तक रूथी की बात है तो अंडरस्टैंडेबल बात है कि वो हो सकता है डरी है और कंसर्न भी है, मगर उसके जो थॉट्स और एक्शंस हैं उनमें कोई बेटर जजमेंट्स नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि वो लोग कैबिन से पॉल को लेके चले जाएं ट्रीट करवाने के लिए उसको तुरंत। मगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली वो लोग नियरेस्ट सिविलाइजेशन से मीलों दूर हैं, और देखा जाए तो वहाँ पे एक स्नो स्टॉर्म भी आ रहा है जो उनके केस को ज्यादा मदद नहीं कर रहा है। यहाँ पे ग्रेग सजेस्ट करता है कि वो लोग उस पर रात भर नजर रखेंगे, जिसके बाद वो खुद नीचे हाइक करके जाएगा मदद लाने के लिए।
यहाँ पे रूथी जब पॉल को देख रही होती है तब वो उस ऑब्जेक्ट को उठाती है जिसको पॉल ने पहले पकड़ा हुआ था। वो ऑब्जेक्ट एक छोटे से फ्लूट की तरह लग रहा है जिसपे वो ब्लो कर देती है और एक हमें हॉलो सा ट्यून सुनाई पड़ता है जो काफी गहरा है कि तभी उसको अचानक से फुटस्टेप सुनाई पड़ते हैं। उसको लगता है कि उसके दोस्त हैं, इस वजह से वो कमरे को खोलती है जहाँ पे उसको फियोना और ग्रेग दोनों सोते हुए दिखाई देते हैं। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी जो स्नो स्टॉर्म है वो अभी भी सेटल नहीं हुआ है। ग्रेग और फियोना बाहर जाते हैं मदद मांगने के लिए और रूथी को दिखाई देता है कि बाहर एक शैडो है उनके कॉटेज के। वो तुरंत ही बाहर जाके उस स्ट्रेंजर को मदद के लिए बुलाने लगती है, मगर उसको वहाँ पे कुछ ऑड सी फीलिंग आ रही होती है। वो जो फिगर होता है वो उसके तरफ एकदम जोर से दौड़ते हुए आता है जिसकी वजह से वो तुरंत घर के अंदर जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि नंबर ऑफ डेज जो है वो स्टोरी को लेके काफी एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि हमको यहाँ पे जो डेज हैं वो ठीक से बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में दिखाया जा रहा है, या फिर ऐसा ये भी हो सकता है कि एक रिमाइंडर की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी जगहों पे लोग जल्दी अक्सर ट्रैक ऑफ टाइम लूज कर देते हैं। दरवाजे पे जो बैंगिंग की आवाज है वो बंद नहीं होती है और रूथी भाग के जाती है अपने हाथ में चाकू उठाने के लिए और चिल्ला के बोल रही होती है उस चीज को वहाँ से चले जाने के लिए कि तभी उसको फेमिलियर सी आवाज सुनाई देती है बाहर से। यहाँ पे ग्रेग बार बार दरवाजे को नॉक कर रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि दरवाजा खोले। वो उसको बताते हैं कि उन्हें बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया, मगर रूथी बार बार हिस्टेरिकल होकर बोल रही होती है कि उनको वहाँ से जाने की जरूरत है। अब सुबह से रात हो जाती है और चीजें और भी ज्यादा वियर्ड होने लगती हैं। यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि रूथी सो रही है और इस टाइम पे जो पॉल है वो उसके कान में आके कुछ विस्पर करता है, और जब यहाँ पे रूथी अगले दिन सुबह उठती है तो उसको पॉल कहीं मिलता नहीं। फियोना यहाँ पे नोटिस करती है कि पॉल का जैकेट भी वहाँ पे नहीं है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसको बाहर जाके ढूंढेंगे। अब हमें तीसरा दिन का स्टार्टिंग दिखाया जाता है जहाँ पे उनको पॉल मिलता है मिडिल ऑफ नोवेयर में बैठा हुआ जो अपने फ्लूट को बजा रहा है, और यहाँ पे ग्रेग उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, मगर पॉल यहाँ पे चुप रहता है और किसी चीज की तरफ सामने घूरते रहता है, ऐसे बिहेव करते हुए कि जैसे उसने उनको सुना नहीं। और इस बार ग्रेग अपना सारा पेशेंस लूज कर देता है। वो यहाँ पे चिल्लाने लगता है हर चीज को लेके कि कैसे पॉल की वजह से सारी चीज गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे फियोना ग्रेग को शांत करने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो इस चीज पे नहीं मानता। कि तभी यहाँ पे पॉल अपने दोस्त की तरफ देखता है उसको बोलते हुए कि आई टोल्ड यू। ग्रेग एकदम से पजल होके उसके तरफ देखने लगता है और हम एकदम से नोटिस करते हैं कि वहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो कैसे बदल रहा है। उनकी जो एकदम ग्रेट सी फ्रेंडशिप होती है वो आजकल देख के लग रही है कि वो स्टेन हो चुकी है थ्रू आउट द ईयर्स। और सच्चाई ये है कि ग्रेग ने हमेशा पॉल को सोचा है कि वो एक स्पेशल स्नोफ्लेक है, और वो एडमिट करता है कि वो उसकी चीजों के लेके थक गया है। ऑल दिस टाइम वो उसके सामने एक शेल्स पे वॉक कर रहा है, और इसके बदले में पॉल यहाँ पे ग्रेग को याद दिलाता है कि वो जो वार्निंग है उसने उसको एकदम हो सकता है बेकार के तरीके से ली हो, कि अचानक से वही वार्निंग उसको थ्रेट की तरह लग रही है। तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि रूथी ने यहाँ पे अपने पास से स्लीव्स के अंदर से एक चाकू बाहर निकाला है, जिसके बाद वो ग्रेग को स्टैब कर देती है उसके बैक पे और उसको पुश कर देती है क्लिफ के नीचे। ग्रेग यहाँ पे नीचे गिर के मर जाता है और फियोना के साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाता है। अपने दोस्तों को मार डालने के बाद रूथी यहाँ पे पॉल की तरफ स्टेयर करती है और वॉक करती है क्लिफ के एज तक, और उसके बाद अल्टीमेटली वो खुद को भी नीचे गिरा देती है और मर जाती है। इस सब के होने के बाद हमको पॉल को दिखाया जाता है जो इन सब इंसिडेंट के बाद भी अनडिस्टर्ब लग रहा होता है, जिसके बाद वो वापस से अपना फ्लूट बाहर निकालता है और बजाने लगता है, और वो ऐसी आवाज होती है जो इस फिल्म में लेके उस चीज का ओपन लेजेंड बन चुका है जो हमारे प्रेजेंट डे में आता है। अब हमें प्रेजेंट डे का दिखाया जाता है और साल है 2018 का, जहाँ पे जेम्स नाम का एक बंदा जॉगिंग कर रहा है अपने नेबरहुड में, और वो मिजूरी में रहता है। हम सुन सकते हैं कि कोई मम्बलिंग सी आवाज है जो उससे पूछ रही है कि वो कहाँ था। ये आवाज उससे बार बार यही सवाल करती रहती है और वो अपने जॉगिंग करने का स्पीड बढ़ा लेता है। ये देख के काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो नरेशन है वो कितना क्रीपी तरीके से शुरू हुआ है। शुरुआत में ही एज अ व्यूअर हमको बता दिया जाता है कि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ बड़ी सी चीज हो रखी है। अगर ये चीज किसी तरह का हेलुसिनेशन है तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसका क्या ग्लिम्स हमको पहले मिला है, जो हमारे मेन कैरेक्टर के मेंटल स्टेट को आराम से दर्शाता भी है। यहाँ पे क्या जेम्स किसी चीज से भाग रहा है ये शायद हमें आगे मालूम भी चलेगा। आगे हमको दिखाया जाता है कि जेम्स ने अपनी शॉप बंद करी है, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में बैठ के अकेले खाना खा रहा है। वो यहाँ पे उसके पैसे देता है एक बर्थडे कूपन को इस्तेमाल करके, और एंड में उसको मालूम चलता है कि वहाँ के जो स्टाफ है वो उसका बर्थडे मनाने लग गए हैं। इस चीज से वो काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड भी लग रहा होता है। जब वो वापस घर आता है तो उसको कोई उसके बैकयार्ड में दिखाई देता है, जो एक यंग सी औरत है, उसका नाम होता है अमांडा। जिस तरह से वो दोनों बात करते हैं और जैसे वो उस पे चेकअप कर रही होती है, इससे मालूम चल रहा है कि वो दोनों क्लोज हैं। यहाँ पे वो पास्ट के इवेंट्स को लेके बात करने लगती है कि कैसे उसके फादर की डेथ हुई, कैसे एलिसन की डेथ हुई, हेनरी की हुई, और कैसे वो इन सब चीजों से कोप अप करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे वो पावर बताती है पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग को लेके, और कैसे लोगों की सोच एक्चुअली में ओरिजिनेट होती है। इसके बाद वो एक बढ़िया से एनालिस्टिक एक्सप्लेनेशन के बारे में डीप डाउन जाती है और बोलती है कि हर चीज कैसे दुनिया में रियल नहीं
होती हैं। यहाँ पे जेम्स उसको बोलता है कि उसको नहीं मालूम कि वो किस चीज के बारे में बात कर रही है, मगर अमांडा बोलती है कि उसको मालूम है। उनकी कॉन्वर्सेशन तब बंद होती है जब यहाँ पे अमांडा की मदर उसको कॉल करती है और वो बोलती है उसको गुड बाय। यहाँ पे रात गुजरती है और जेम्स की अचानक से नींद खुलती है उसके नाइटमेयर की वजह से। ये नाइटमेयर एक्चुअली उसकी गुड मेमोरीज होती हैं उसकी वाइफ और बच्चे को लेके, जो अचानक से बदल जाती हैं। और हमें एक फ्लैशेस ऑफ लाइट्स को दिखाया जाता है, साथ में एक औरत की जोर से चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। वो उठता है जिसके बाद वो बाथरूम जाता है दवाइयाँ लेने के लिए, और हमें दिखाई देता है कि वो वैसी जगह है जहाँ पे वो अपनी वेडिंग रिंग को भी रखता है। यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि एलिसन और हेनरी उसकी वाइफ और उसका बेटा हो। नाइटमेयर के थ्रू हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा, कि वो शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से मारे गए हैं। यहाँ पे जेम्स अभी भी उनके लॉस को लेकर ग्रीव कर रहा है और शायद उसको कोई गिल्ट की फीलिंग है अंदर, जो शायद इतनी ज्यादा डीपली रूटेड है कि उसको उस चीज को कोप करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। इसके बाद हमको एक सेटिंग बदला हुआ दिखाया जाता है जो शांत से घर के तरफ है, और वहाँ पे हमको दिखाता है डे 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या हुआ होगा 1995 में, और वही चीज रिपीट होने वाली है। यहाँ पे हमको अमांडा की मॉम नोरा को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को आवाज लगा रही है, मगर उसको कोई रिप्लाई नहीं आता। यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि जेम्स उसके मेन दरवाजे पे नॉक कर रहा है, जिससे हम ये गेस कर सकते हैं कि अमांडा को कुछ न कुछ हुआ होगा और उसकी माँ ने जेम्स को मदद के लिए बुलाया है। वो दोनों एक दूसरे को हक करके ग्रीट करते हैं, जिसके बाद जेम्स अमांडा के रूम को एग्जामिन करता है और उसको एक नोट मिलता है लिखा हुआ खून से उसके बाथरूम के मिरर पे। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पे पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उनमें से एक ऑफिसर यहाँ पे जेम्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो एक टाइम पे कॉप हुआ करता था। यहाँ पे उनमें से एक ऑफिसर अमांडा की चीजों को देख रहा होता है, तो हम देख सकते हैं कि वो एक्चुअली में डार्क चीजों को लेके उनमें इंटरेस्ट रखती थी और उसकी जो चीजें हैं काफी ज्यादा डार्क और एजी हैं। यहाँ पे पुलिस वाले अमांडा को बताते हैं कि नोरा एक्चुअली में लीगल एडल्ट है और हो सकता है वो चली गई हो, मगर उसकी माँ इस बात पे बिलीव नहीं करती है और उसको लगता है कि एक्चुअली में अमांडा के साथ कुछ न कुछ हुआ है। इसके बाद जब पुलिस वहाँ से चली जाती है तो नोरा और जेम्स यहाँ पे जानते हैं कि वो लोग पुलिस पे रिलाई नहीं कर सकते अमांडा को ढूंढने के लिए। जिसके बाद जेम्स यहाँ पे अमांडा का डेस्क देखता है जहाँ पे उसको एक फ्लायर मिलता है पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट से। उस फ्लायर के पीछे एक वर्ड टोल्पा भी लिखा हुआ होता है। वो उसको चुपचाप सीक्रेटली अपने पॉकेट में रख देता है जब यहाँ पे नोरा सिचुएशन को लेके बता रही होती है। जिसके बाद वो उसको अश्योर करता है कि वो इस चीज पे खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगा अमांडा को ढूंढने के लिए। इस पूरे सीन के दौरान हम देख पाते हैं कि दोनों के बीच में एक दूसरे के तरफ एक्चुअली में सपोर्ट है, और हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि वो लोग पहले नेबर्स थे और फैमिली फ्रेंड्स, मगर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सजेस्ट करती है कि उनके बीच में और ज्यादा गहरा बॉन्ड है। जो बॉन्ड थोड़ा सा ऑकवर्ड तो है मगर कहीं ना कहीं इंटीमेट भी है। हो सकता है कि उनका जो लॉस है वो एक दूसरे को पास लेकर आया है एक दूसरे के, जहाँ पे उनके लव्ड वंस के डेथ के बाद उन लोग को एक दूसरे को छोड़ के और कोई भी नहीं था एक दूसरे पे लीन ऑन करने के लिए। जेम्स यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि अमांडा के हाई स्कूल के बाहर वेट कर रहा है, जहाँ वो एक लड़की को आवाज देता है जिसका नाम जवारा है। वो उसको यहाँ पे बात करने के लिए अपने कार के अंदर बुलाता है और वो सीक्रेटली उनका कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे वो लोग अमांडा के बारे में बात कर रहे होते हैं, मगर जवारा गाड़ी की खिड़की के बाहर देख रही होती है एक शैडो को जो हवर कर रहा होता है, मगर बाकी लोग उसको नोटिस नहीं करते कि अचानक से वो शैडो एकदम से गायब हो जाता है। जेम्स यहाँ पे एम्प्टी मैन के बारे में बात करता है और जवारा बोलती है कि ये सिर्फ एक बचकानी चीज है। जो लेजेंड है एम्प्टी मैन का वो शुरू होता है एक ब्रिज पे जाने पे अंधेरे होने के बाद। वहाँ पे अगर आपको एक खाली बोतल मिलती है तो उसके अंदर आपको फूकना होता है और कुछ न कुछ होता है उसके बाद। इसके बाद आगे जवारा बताती है कि वो लोग ने सेम चीज करने की कोशिश करी थी जब वो लोग रॉकी ब्रिज गए थे 2 दिन पहले, और अमांडा थी जिसने इस चीज को शुरू करा था। जब वो लोग ब्रिज पे वॉक कर रहे थे तो उसने इनकरेज करा था अपने दोस्तों को कि वो लोग भी ट्राई करें ब्लो करने का उनमें से एक बोतल पे। इन सब के दौरान जवारा अभी भी हेजिटेंट थी, मगर उसने फिर भी मान लिया था ये सब करने के लिए। वो यहाँ पे ये भी मेंशन करती है कि आखिरी बार उसने अमांडा को देखा था जब वो शॉपिंग मॉल में थी। जवारा ने यहाँ पे उसको ब्रैंडन से बात करते हुए देखा था, मगर वो उसके पास नहीं गई थी। यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि कैसे जो चीज 1995 में हुई है वो एग्जैक्टली वैसी ही हो रही है। जो ब्रिज है और जो आवाजें हैं वो एम्प्टी मैन को इन्वोक करती है जो वहाँ पे आते हैं, और उसको बुलाने का एक तरीका है ये। और इसी तरह से देखा जाए तो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो भी मैटर करते हैं। अगर हम पहले देखें तो पॉल ने सेकंड डे पे जब वो उठा था तो उसने रूथी के कान में कुछ विस्पर करा था, और वैसे ही देखा जाए तो अमांडा ने भी ब्रैंडन के कान में कुछ विस्पर करा है। अब देखा जाए तो तीसरा दिन शुरू हो चुका है और जो समय है वो खत्म हो रहा है। इसके बाद जेम्स ब्रैंडन के घर जाता है जहाँ पे उसको मालूम चलता है कि ब्रैंडन भी मिसिंग है। इसके बाद वो अमांडा के एक और दोस्त के घर जाता है जिसका नाम होता है लीसा। वहाँ पे कोई होता तो नहीं है, मगर उसको सेम फ्लायर्स मिलते हैं उसी इंस्टीट्यूट के वहाँ टेबल पे पड़े हुए, और उसको एक मरा हुआ गोल्डन रिट्रीवर भी मिलता है बैकयार्ड में। यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हो सकता है कि उसका खून इस्तेमाल किया गया हो उस मैसेज को लिखने के लिए मिरर
मिरर पे। वो बाकी सारे बच्चों को भी लोकेट करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे देख के लग रहा है कि सारे ही गायब हो गए हैं। यहाँ पे जब उसको कोई भी लीड नहीं मिल रहा होता है अमांडा के किसी और दोस्त को लेके, तो यहाँ पे वो नोरा से पूछता है कि अमांडा कभी भी कोई अजीब अजीब चीजों के अंदर थी क्या, और वो यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट को भी मेंशन करता है। मगर यहाँ पे नोरा को देख के लग रहा है कि वो सारी चीज को लेके काफी ज्यादा क्लूलेस है। आगे हमको दिखाया जाता है कि जेम्स अपनी गाड़ी से वहाँ ब्रिज तक गया है, जहाँ पे उसने एक बोतल उठाया है और उसके अंदर ब्लो करा, जिसके बाद वो उस बोतल को ब्रिज के नीचे फेंक देता है और आगे वॉक करता हुआ जाता है। वो आसपास देखता है और उसको एक खुला मैनहोल दिखाई देता है। उसके अंदर उसको अमांडा के दोस्त मिलते हैं जो एक्चुअली में अपने आप को हैंग करके मर गए होते हैं, और सेम मैसेज उसको वहाँ पे दिखाई देता है जो मिरर पे था। यहाँ पे पुलिस आती है और वो बॉडीज को निकाल रही होती है, और हम जेम्स को देख पाते हैं कि उसने उस इंस्टीट्यूट का फ्लायर निकाला है कि अचानक से उस फ्लायर पे एक ब्लड का ड्रॉप आके गिरता है, जो एक्चुअली में जेम्स के नाक में से गिर रहा होता है। अगला सीन हमको दिखाया जाता है स्पा रूम का, जहाँ पे डिवारा नहा रही है। यहाँ पे उसके शावर में सारा स्टीम फॉग अप हो रहा होता है, और हमें एक शैडो दिखाया जाता है जिसने डिवारा का गला को पकड़ लिया है और उसको स्टैप करने लगा है। यहाँ हमको मालूम चलता है कि एक्चुअली में वहाँ कोई शैडो है ही नहीं और डिवारा खुद को ही ये कर रही है। उसके बाद वो जमीन पे गिर जाती है और उसको एम्प्टी मैन वहाँ पे लूम करता हुआ दिखाई देता है उसके फाइनल मोमेंट्स में। यहाँ पे डिवारा की जो मौत है वो बहुत सारे सवालों को खड़ा कर देती है। इससे मालूम चलता है जेम्स को भी कि जो एम्प्टी मैन है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, मगर जो केस है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आप एक अर्बन लेजेंड को प्रूव कैसे करोगे। यहाँ पे जो विक्टिम्स है उनको भी नेगेटिवली दिखाता है ये चीज, क्योंकि वहाँ पे वो इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे जब यहाँ पे देख के लग रहा है कि उसने खुद को ही मार डाला है। जैसे कि हमने ब्रिज पे देखा था उन बाकी सारे बच्चों को कि उन्होंने खुद को लटका के मार दिया था। इन सब चीजों से पूरे उनके सैनिटी को लेके क्वेश्चन उठता है, क्योंकि यहाँ पे कोई और एक्सप्लेनेशन नजर नहीं आ रहा है। अब वापस हमें घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे जेम्स उस सीक्रेट रिकॉर्डिंग को जो डिवारा के साथ उसने किया था उसको वो सुन रहा होता है, जिसके बाद उस इंस्टीट्यूट के बारे में भी वो ढूंढता है। रिजल्ट्स आते हैं और बहुत ज्यादा अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, जिसके बाद वो टल्बा नाम के वर्ड को भी सर्च करता है और उसको मालूम चलता है कि वो किसी तरह का फ्लैश है जो थॉट, कंसंट्रेशन और टाइम से बनता है। अब यहाँ पे जेम्स के नाक से खून बह रही होती है, तो वो उसको ठीक करने लगता है कि हम देखते हैं कि नोरा वहाँ आई है उसके घर खाना लेके। वो उसके सामने थोड़ा नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश तो करती है, मगर इवेंचुअली ब्रेक डाउन कर जाती है। यहाँ पे वो अपोलोजाइज भी करती है जेम्स को कि उसने उसको उसके प्रॉब्लम्स में घसीटा। यहाँ पे जेम्स उसको हक करके पैसिफाई करने लगता है, और अब हम उनका थोड़ा क्लियरर लाइट में रिलेशनशिप को देख पाते हैं। यहाँ पे देख के लग रहा है कि दोनों किसी तरह के सीक्रेट से रिलेशनशिप में थे, मगर दोनों को अपनी बाउंड्रीज भी मालूम थी। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि बाद में नोरा वहाँ से चली गई है, और जेम्स को यहाँ पे वही जो उसके फ्रैगमेंट्स हैं ड्रीम के वही दिख रहे होते हैं, जिससे और ज्यादा चीजें एपरेंट होने लगती हैं जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है। वो इवेंट्स वो वाले थे जिसकी वजह से उसकी वाइफ और बेटे का एक्सीडेंट होके मौत हुआ था। जहाँ पे आगे उसको एक पुराना खाली पड़ा हुआ चेयर भी दिखाई देता है। यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि वो हमेशा सेम टाइम 3:03 पे उठता है। उसको आवाज सुनाई देती है किसी चीज की, जिसके बाद वो बेसबॉल बैट उठाता है, जिससे कि अगर उसके घर में कोई आया है तो उससे अपने आप को डिफेंड कर सके। जब वो लाइट ऑन करता है तो उसको दिखाई देता है कि उसके दरवाजा मेन डोर जो है वो खुला है, मगर वहाँ कोई है नहीं। अब अगला दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उस इंस्टीट्यूट का जो मीटिंग प्लेस है वहाँ जाता है। देख के लग रहा है कि वो ऐसी जगह है जो डेडिकेट करी हुई है अपने आप को, जहाँ पे वो लोगों को मदद करते हैं अपने डीपेस्ट सेल्फ को ढूंढने में। वहाँ पे एक औरत उसको एक क्वेश्चनर देती है, और यहाँ पे जेम्स को वो जो क्वेश्चंस है काफी ज्यादा रिडिकुलस लग रहे होते हैं। वो इस चीज को इग्नोर करते हुए एक लेक्चर हॉल के अंदर जाता है, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं लॉस को लेके, और वहाँ बताया जाता है कि जो लॉस है वो एक्चुअली में नॉन एग्जिस्टेंट है और लोगों को बस खुद की ही जरूरत है और किसी की नहीं। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो नाइलिस्टिक व्यूज को रीच करता है। ये एक तरह का फिलोसॉफिकल बिलीफ है, जहाँ पे कोई भी चीज जो आप जानते हैं या कम्युनिकेट करते हैं उस चीज से आप एक्चुअली कर नहीं सकते। और वो आगे ये बेसिकली ये बताता है कि जितनी भी चीजें हैं वो सारी ही यूजलेस हैं, और ये सेम चीज हम बहुत बार रिपीट होते हुए देख सकते हैं लेक्चर के दौरान। अगर आपको ये भी याद हो तो अमांडा ने भी इस चीज को जेम्स के साथ स्टार्टिंग में शेयर भी करा था, मगर देखा जाए तो जेम्स इस चीजों को लेके काफी ज्यादा स्केप्टिक है, और जो लेक्चर है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। और जहाँ तक क्वेश्चनर की बात है तो उसको लगता है कि वो चीज काफी ज्यादा नॉनसेंस है, जब तक कि वहाँ पे जो लेक्चरर है वो एक्चुअली में एम्प्टी मैन को मेंशन नहीं करता, और कैसे एम्प्टी मैन एक्चुअली लोगों को यूनिफाई करेगा, जिससे कि जो सच्चाई है जिंदगी को लेके उस चीज को वो ढूंढ सके। लेक्चर खत्म होने के बाद जेम्स यहाँ पे स्पीकर के पास जाता है उससे एम्प्टी मैन के बारे में पूछने के लिए। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जो लोग एम्प्टी मैन के फॉलोअर्स हैं वो लोग बिलीव करते हैं कि वहाँ पे एक जगह है जहाँ से उनकी सारी सोच आती है, जिसको न्यूज़फेयर बोला जाता है, जहाँ पे जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है वो सब भी रहता है। यहाँ पे वो रिलेशनशिप को भी बताता है डिस्ट्रैक्शन और फोकस के बीच में, टेक्नोलॉजी और मेमोरी के बीच में, और अंत में रेपिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन के बीच में भी। मतलब ये हुआ कि जो एम्प्टी
एम्प्टी मैन है उसके में ज्यादा मतलब है, सिंपली बिकॉज कि वो इन सारी चीजों को करोड कर देता है, क्योंकि जो भी ऐसी चीजें हैं जिसको लोग सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, भले ही वो बहुत ज्यादा ट्रिवियल सी चीज हो। यहाँ पे आगे स्पीकर बोलता है कि उसको दोबारा मिलके अच्छा लगा, मगर यहाँ पे जेम्स बोलता है कि वो तो वहाँ पहली बार आया है। वो वहाँ पे कॉफी लेता है पीने के लिए, जिसके बाद वो एक आदमी से पूछता है कि क्या उसने अमांडा को देखा, मगर वो डिनाई कर देता है। ये देखते ही जेम्स को तुरंत ही मालूम चल जाता है कि वो आदमी उससे झूठ बोल रहा है। वो छुप के पीछे की तरफ जाता है जहाँ उसको एक कमरा मिलता है जहाँ पे बेड्स हैं। देख के लग रहा है कि वो किसी तरह का लिविंग क्वार्टर है, जहाँ पे उसको लोग दिखाई देते हैं जो ट्रांस लाइक स्टेट में है, जहाँ पे वो लोग एक रिपीट होते हुए ऑडियो मंत्रा को सुन रहे हैं और वो उसके प्रेजेंस को नोटिस नहीं करते। आगे जो आवाजें हैं वो उसको एक बड़ी सी स्पेस में लेके जाती हैं, जहाँ पे और लोग बैठे हुए हैं और चैंट कर रहे हैं एग्जैक्ट उसी फेस को बार बार। जिसके बाद वो लोग एक खाली पड़े हुए बॉटल में ब्लो करते हैं और जब वो उन लोग को देख ही रहा होता है तभी उस इंस्टीट्यूट के लोग उसको देख लेते हैं और उसको बाहर लेके जाते हैं। यहाँ पे देख के क्लियरली मालूम चलता है कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो लोगों का बेसिकली कल्ट जैसा कोई चीज है। कल्ट बेसिकली बनता है जब बहुत सारे लोग एक साथ यूनिटी में वर्शिप करते हैं एक रेडिकल पर्सन या फिर आइडिया को। और देखा जाए तो इस केस में वो चीज है एम्प्टी मैन। जहाँ तक देखा जाए तो नाइलिज्म एक्चुअली में कोई नया चीज नहीं है, मगर वो लोग इस चीज को काफी ज्यादा एक्सट्रीम में लेके जा रहे हैं और यही चीज है जो उनको पुराने वाले रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में अलग करती है। कल्ट के केस में क्या होता है कि लोगों को बेसिकली ब्रेन वॉश करा जाता है, जैसे हमने उस इंस्टीट्यूट के केस में होते हुए भी देखा है लोगों के साथ। और इसके बाद जब जेम्स वहाँ से बाहर आता है तो उसको वही आदमी मिलता है जिससे उसने अमांडा के बारे में पहले पूछा था, जो यहाँ पे वो उसको बताता है कि अमांडा जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट पर्सन है। वो आगे ये भी बताता है कि वो जो लोग हैं वो एकदम ही अलग नए लेवल पर हैं और वो काफी ज्यादा डेंजरस भी हैं। इस सारे कॉन्वर्सेशन के बाद जेम्स निकल जाता है एक कैंप एल्सवेयर के नाम की जगह पे। वहाँ पे उसको फाइल्स मिलती हैं अमांडा के सारे दोस्तों को लेके और अचानक से सरप्राइज हो जाता है वो ये देख के कि उसके नाम पर भी एक लाल रंग का फोल्डर है। वो उसको खोलता है मगर उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो एक और कैबिन में जाता है जहाँ पे उसको पुराना गंदा पड़ा हुआ स्टफ टॉय मिलता है और कुछ VHS टेप्स भी। वो जो टेप्स हैं उसमें रिकॉर्ड हुए हुए हैं सेशंस को लेके, जो एक्चुअली में उस इंस्टीट्यूट के मंत्रास हैं। और वो ये भी दिखाता है कि कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है, जैसे पहले होती थी अभी भी वो सब वैसे ही हो रही हैं। आगे उसी वीडियो में उसको एक आदमी को भी दिखाया जाता है जिसमें बस स्किन और बोन्स हैं, जो यहाँ पे कुछ वॉल पे पेंट करने की कोशिश कर रहा है। और अब यहाँ पे जेम्स रियलाइज करता है कि वो सेम रूम में है जहाँ पे वो पेंटिंग अभी भी है। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो अंधेरा हो चुका होता है और उसको कुछ हुड पहने हुए लोग वहाँ पे डांस करते हुए दिखाई देते हैं एक बड़े से बॉनफायर के अराउंड। वो लोग उसको वहाँ पे नोटिस करते हैं और उसको वुड्स के बाहर दौड़ा देते हैं। इसके बाद जेम्स सीधे पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ वो रिपोर्ट करता है जो चीजें उसने देखी हैं और फाइल्स को भी शेयर करता है। वहाँ पे जो चीफ है वो क्वेश्चन करता है उसके एक्ट्स को, क्योंकि वो अब एक्चुअली में पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उसने ब्रीच करा है इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल्स को लेके। इसके बाद वो नोरा के पास जाता है और उसको बताता है उसको क्या क्या मिला है उस इंस्टीट्यूट के बारे में और अमांडा के बारे में भी, कि हो सकता है कि उसने एक तरह से कल्ट को ज्वाइन करा हो। वो कल्ट काफी ज्यादा डेंजरस है और उनको वहाँ से जाने की जरूरत है। नोरा को यहाँ पे डर लग रहा होता है कि उसकी बेटी हो सकता है मर चुकी हो, मगर यहाँ पे जेम्स उसको अश्योर करता है। इसके बाद वो उससे ये भी पूछता है कि क्या अमांडा को आइडिया है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। यहाँ पे नोरा उसको बोलती है कि उसने उसको कुछ भी नहीं बताया। अब यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाता है कि उन दोनों के बीच में एक अफेयर है और यही चीज उनके बीच में जो टेंशन है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ऑकवर्ड वाली, उस चीज को भी एक्सप्लेन करता है। हो सकता है कि एक्सीडेंट जो हुआ है उसके वजह से उनके बीच में किसी तरह का दरार आ गया हो और इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने इतने लंबे समय तक एक दूसरे को कांटेक्ट भी नहीं करा था। मगर यहाँ पे क्लियर तो हो गया है कि उन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जरूर हैं। नोरा यहाँ पे उसको अभी तक रीच आउट कर रही होती है और हो सकता है कि एक्चुअली में जेम्स अभी भी ग्रिप्ड है उस चीज के ग्रीफ को लेके जो उसके वाइफ और बेटे के एक्सीडेंट वाला है। अब हमें दिखाया जाता है कि 3:03 हुए हैं और यहाँ पे जेम्स दोबारा से उठा है उसी सेम नाइटमेयर की वजह से। यहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स हैं वो और ज्यादा उसके मेमोरीज के बारे में बताते हैं उस रात की जब उसकी फैमिली मर गई थी। यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि जिस रात ये सब हुआ था उस दिन वो नोरा के साथ में था और शायद इसी वजह से वो जो सवाल है वेयर वर यू वाला वो बार बार उसके दिमाग में आता है, क्योंकि शायद वो उस टाइम पे वहाँ पे नहीं था जब उसके परिवार को उसकी जरूरत थी। अचानक से उसको कुछ आवाज आती है और वो दरवाजे की तरफ घूर रहा होता है तो एक शैडो अपीयर होता है इंस्टेंटली उसके सामने, कि अचानक से वो फिर से दोबारा उसके पास आके गायब हो जाता है। मगर उसके सामने हम देख पाते हैं कि जब वो शैडो गायब हुआ है तो उसके सामने वही पुराना गंदा पड़ा हुआ टेडी बेयर जो कैंप एल्सवेयर में था वो पड़ा हुआ है। अब अगला दिन दिखाया जाता है और यहाँ पे वो उस इंस्टीट्यूट के फॉलोअर्स को हॉस्पिटल में फॉलो कर रहा है। वहाँ पे उसको एक पुराना बेड रिडन आदमी दिखाई देता है ICU के अंदर और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसके सामने बो कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि उसने एक आदमी को इंस्टीट्यूट से किडनैप कर लिया है और उससे वो उस आदमी जो हॉस्पिटल में है ICU के अंदर उसके बारे में सवाल कर रहा है। यहाँ पे वो आदमी सेम बात ही बताता है कि वो इंसान
इंसान जो है वो ट्रांसमिट करता है और ये लोग रिसीव करते हैं। यहाँ पे वो जो आदमी है वो एकदम बहुत ही बड़े तरीके से फिलोसफाई करता है सारे कलेक्शन ऑफ थॉट्स को लेके न्यूस्फीयर वाले, और ये कि वो जो आदमी है वो ब्रिज हो सकता है सारे उन लोगों के बीच में। अब इन सारी चीजों से जेम्स बहुत ज्यादा फेड अप हो गया होता है और वो उस आदमी को पंच कर देता है उसके फेस में। अब हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे जेम्स वापस से उस इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग में गया है और स्टोर रूम के अंदर वो चेक करता है फाइल्स को जो मैनिफेस्टेशन 14 फोल्डर के अंदर है। वो यहाँ पे फोटोज देखता है उसी आदमी के जो बेड रिडन है और उसके नीचे वो शॉक हो जाता है देख के कि एक लाल रंग का फोल्डर है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है, उसका बर्थ, उसकी फैमिली, उसका ट्रेजिक एक्सीडेंट और इवन उसके बर्थडे कूपन्स भी है वहाँ पे जो उसने इस्तेमाल करे थे रेस्टोरेंट में। वो बिल्कुल भी चीजों को बिलीव नहीं कर पा रहा होता है, स्पेशली जब उसने एक फोटो देखी होती है जहाँ पे वो बैठा हुआ है उसी चेयर पे जो उसके नाइटमेयर में आता है, जो उसके नाइटमेयर में खाली पड़ा हुआ होता है। हमें इस डिस्क्लोजर से दो चीज समझ में आती है। पहला ये कि जेम्स सर्टेनली वहाँ पे रह चुका है पहले और ये सारी एक्चुअली जो हिस्ट्री है वो सारी रिकॉर्ड हुई होगी उसके सेशन से। यहाँ पे हमको ये समझ नहीं आ रहा होता कि शायद वो इस चीज को क्या आराम से भूल गया है या कुछ और हुआ है। दूसरा ये कि वो जो इंस्टीट्यूट है हो सकता है वो उसके एक कदम आगे हो जहाँ पे वो इतना सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं उसके बारे में जितना वो कर सकते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्या वो उसको एक एनिमी की तरह देखते हैं। देखा जाए तो इस पॉइंट में कुछ भी पॉसिबल है। वहाँ पे जब वापस हॉस्पिटल जा रहा होता है तो जेम्स के माइंड एक्चुअली में जम्बल अप हो गया होता है सारे इवेंट्स को लेके जो उसके पास्ट में हुआ है और रिसेंटली जो हो रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं कि उसके दिमाग में वो बार बार सुन रहा है वर्ड्स को रिपीट होते हुए जो उसके हैबिट को रिपीट करवा रहे हैं और सारी चीज काफी ज्यादा मेसअप हो गई है। जब वो यहाँ पे आईसीयू के अंदर जाता है तो उसको वहाँ पे अमांडा मिलती है जो यहाँ पे बेड रिटन जो आदमी है उसके बियर्ड को काट रही है। वो यहाँ पे उस आदमी के बारे में अमांडा से सवाल भी करता है मगर अमांडा कोई जवाब नहीं देती उसके नाम को लेके, बस इतना बोलती है कि वो जो आदमी है वो एक कैरियर है। यहाँ पे जेम्स अपना फोन निकालता है नोरा को कॉल करने के लिए और उसको बताता है कि उसको उसकी बेटी मिल गई है, मगर जो दूसरी तरफ से आवाज आ रही होती है वो देख के लगता है कि काफी ज्यादा ऑब्लिवियस है और उसको बीच में ही उसकी बात काट देती है। अब सारी चीजें कंफ्यूज और पजल होके जेम्स यहाँ अमांडा से पूछता है कि सब चल क्या रहा है। यहाँ मालूम चलता है कि जो बूढ़ा आदमी बेड पे है वो एक्चुअली में पॉल है और वो एक्चुअली में एम्प्टी मैन बना हुआ है जब से उसका एनकाउंटर हुआ था उस स्केलेटन के भूटान में 23 साल पहले। मगर देखा जाए तो उसकी जो बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है बुढ़ापे की वजह से तो वो जो सिग्नल्स हैं उसको वो हैंडल नहीं कर पाता है ट्रांसमिट करना। तो यहाँ पे वो जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लोग एक और आदमी को एम्प्टी मैन बनाएंगे और उन्होंने जेम्स को चूज करा है। ये सुन के जेम्स एकदम से लैश आउट हो जाता है अमांडा पे। वो यहाँ पे जमीन पे दर्द में होता है मगर यहाँ अमांडा उसको बोल रही होती है कि सारी चीज जो है उसके लाइफ की वो सब कुछ ही बनावटी है। जो इंस्टीट्यूट है उसने सारी चीज उसकी जो इंटायर बायोग्राफी है वो लिखी हुई है जिसको वो जी रहा है। सारी चीज उसके पैदा लेने से उसके एजुकेशन तक, उसके सीक्रेट अफेयर, उसके अमांडा की माँ के साथ वो सारा कुछ एक स्क्रिप्ट है जो उसके लिए लिखा गया है और उसकी जो लाइफ है जो वो इतने सालों से जी रहा है वो एक्चुअली में 3 ही दिन का है। यहाँ पे अमांडा खुश होकर उसको बता रही होती है कि वो उनका टोल्पा है, मतलब कि फ्लैश है जो थॉट, कंसंट्रेशन और टाइम से बना है। वो एक्चुअली में अगला एम्प्टी मैन का वेसल है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जो इंस्टीट्यूट है वो पहले एक बार फेल हो चुका है मगर इस बार उन्होंने एक परफेक्ट रेसिपी बना ली है। हो सकता है कि इन सारी चीजों से पहले जेम्स एक एकदम ही अलग इंसान हो मगर अब इन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता। हमें यहाँ पे डिटेल में बैकग्राउंड का नहीं मालूम चलता है पॉल और जेम्स का, मगर एक चीज तो पक्की है कि वो दोनों ही वर्नेबल इंसान हैं। जब लोग यहाँ पे मुश्किल चीजों से और मुश्किल सिचुएशन से जाते हैं, जब उनके अंदर गिल्ट, डिप्रेशन या ग्रीफ होता है तो वो लोग काफी ज्यादा हेल्पलेस और डेस्परेट हो जाते हैं। और शायद हो सकता है इसी वजह से जेम्स वहाँ उस इंस्टीट्यूट में गया था पहले बार में ही। हो सकता है कि वो वहाँ पे अपने लिए कॉन्सोलेशन ढूंढ रहा हो मगर जो कल्ट वाले हैं उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा हो। अब आगे वाले सीन्स में हमको एक फास्ट चेंजिंग ट्रांजिशंस को दिखाया जाता है जिससे हमारे को खुद एक सवाल हो जाता है कि जो सारी चीज हुई है वो जेम्स के दिमाग में भी है या नहीं। वो यहाँ पे खाली पड़े हुए कुर्सी को स्टेयर कर रहा होता है जो इवेंचुअली केव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो एक्चुअली में स्टोरी के शुरुआत में हमने देखा था। जो एम्प्टी मैन है वो यहाँ पे जेम्स को दौड़ाने लगता है और अल्टीमेटली खुद को बॉन्ड कर देता है उसके साथ। हमें यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाया जाता है पास्ट को लेके जब जेम्स यहाँ पे वापस घर भाग रहा होता है। वापस हमको दिखाया जाता है नोरा के हस्बैंड के फ्यूनरल का जहाँ पे उसका बेटा और उसकी वाइफ वहाँ पर उसके बिना घर जा रहे हैं ड्राइव करके। जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तब वो इंटीमेट टाइम स्पेंड कर रहा था नोरा के साथ। उसको उसका खुद का घर खाली दिखाई दिया था और उसमें से एक कमरे में हमको दिखाई देता है कि पॉल है स्ट्रेचर में जिसकी आंखें खुली हैं। इस बार जेम्स उसको मल्टीपल बार गोली मार देता है और सारा खून दीवार पे स्प्लैटर हो जाता है। वो फाइनली आईसीयू के बाहर वॉकआउट करता है। डॉक्टर्स और नर्स उसको घूर रहे होते हैं। जेम्स यहाँ पे उनको काफी सीरियसनेस के साथ देखता है जो पहले कभी हमने उसके आंखों में नहीं देखा और इस बार देख के लग रहा है कि जो उसने करा है इस चीज को लेके वो काफी ज्यादा श्योर है। लाइट्स हल्की हल्की डिम होने लगती हैं और वहाँ पे जो लोग हैं उसके सामने वो अपने नीज पे ड्रॉप हो जाते हैं। जो एम्प्टी मैन है देखा जाए तो वो काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल है नेचर में
में, और बहुत सारे आइडियोलॉजीज हैं अलग अलग इस चीज को लेके कल्चर में। एक पॉइंट पे हमें ये भी मालूम चलता है कि अमांडा जो है वो ऐसे हाई स्कूल में जाती है जिससे हमको एक आइडिया ऑफ डिसकंस्ट्रक्शन का भी मालूम चलता है। अब मैं आपको यहाँ पे डिसकंस्ट्रक्शन का मतलब समझाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो हायरार्की जो क्रिएट करी है बाइनरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको इरेज करना, जो होते हैं सही और गलत, अच्छे या बुरे, रियल या अनरियल, और उनके बदले वो क्वेश्चन करते हैं असली नेचर को। अगर हम यहाँ पे समझे तो जो इंस्टीट्यूट है उन्हें जेम्स को बिल्ड करना इसलिए जरूरी था जिससे कि वो उसको बाद में टेयर डाउन कर सके, और ये सेम चीज उन्होंने बहुत बार एक ही चीज को रिपीट कर करके करा है, जैसे कि उसके जो हैबिट्स हैं उसके बार बार एक ही सपने आने, या फिर जो आंसर्स हैं लोगों को लेके, या फिर जो जवाब लोग देते हैं उसको बार बार ओवर एंड ओवर अगेन, वो सारी चीज उसको एकदम उसके ब्रेक डाउन तक लेके गई थी, जिससे कि वो एक एम्प्टी शेल बन गया था, जिससे कि एंड में जो उनका गोल था वो अचीव हो गया। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।